हेलो गाइस। तो आज हम लोग डील करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 को हम लोग काफ़ी डिटेल में आज देखेंगे, इंक्लूडिंग इस पे कुछ जो PYQ बना हुआ है उसको भी हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 मैंने हेडिंग डाल दिया। जो मेन मेरा इसमें मकसद है 1857 के रिवॉल्ट को डील करने का, और मैं इस तरीके से डील करूँगा कि सारे PYQs के जो भी इम्पोर्टेंट थीम हैं जो अभी तक पूछे गए हैं और जो इन फ्यूचर आ सकते हैं उसको हम अच्छे से डील कर लेंगे, ताकि कुछ भी हमारा इससे छूटे नहीं और क्लियर कट हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि ये रिवोल्ट में आखिर हुआ क्या था और इससे आगे की कहानी जो है कैसे इससे लिंकअप होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मेरठ से। मेरठ से स्टार्ट हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857। और ये कितने तारीख को स्टार्ट हुआ था? तो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। अब मैंने इस 10 मई पे स्पेसिफिकली यहाँ पे जोर डाला है, क्योंकि क्या होता है कई बार वो क्वेश्चन में ये स्पेसिफिक डेट पूछ लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में सारा स्पेसिफिक डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ ऐसा है जो आपको दे देंगे, स्टेटमेंट वाइज दे देंगे और उसमें से एक गलत हो जाएगा या एक सही रहेगा स्टेटमेंट। तो इसीलिए उसके बाद है ये स्प्रेड जो हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बाद वो वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया में उसके बाद आपको स्प्रेड देखने को मिला है। बट एक बात जो इसमें ध्यान रखने की है कि ये लार्जली जो ये रिवोल्ट था, लार्जली मैं कहूँ तो ये आपको नॉर्थर्न पार्ट में था। ठीक है, नॉर्थर्न पार्ट में आपको ये लार्जली देखने को मिलेगा। जो साउथर्न रीजन थे वो अनअफेक्टेड थे। साउथर्न पार्ट वाज अनअफेक्टेड। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है कि साउथर्न पार्ट जो था वो अनअफेक्टेड था। सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा ये पंजाब वगैरह के रीजन में देखने को मिलेगा, यूपी में देखने को मिलेगा, बिहार के रीजन में देखने को मिलेगा। और इसमें जो मैं बात करूँ, सबसे पहले इसका जो इन्वॉल्वमेंट हम देखें कि इस रिवोल्ट में जो हम सबसे पहले जो जिन लीडर्स ने या जिन्होंने जो आगामी थे जिन्होंने शुरू किया इस रिवोल्ट को, ठीक है ना, तो थर्ड नेटिव कैवलरी जो था उन्होंने सबसे पहले इसको विरोध किया इस चीज़ का। थर्ड नेटिव कैवलरी, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड नेटिव कैवलरी जो था इन्होंने रिवोल्ट किया। ठीक है, इन्होंने रिवोल्ट क्यों किया था? क्योंकि वो ग्रीस का जो कार्ट्रिज था, ग्रीस कार्ट्रिज को लेकर के किया था। क्यों किया था? ग्रीस कार्ट्रिज को लेकर के किया था। वो ग्रीस कार्ट्रिज जो था उसमें काऊ और पिग, इन दोनों के फैट से बना हुआ था। काऊ और पिग दोनों के फैट से बना हुआ था। इसीलिए जो है ये, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट पे डायरेक्ट वो आक्रमण था, इस तरीके से इसको देखा जा रहा था। ठीक है, तो जैसे ही ये रिवोल्ट मेरठ में शुरू हुआ, ठीक है, बैरकपुर में मंगल पांडे थे, उन्होंने वहाँ पे जाकर के रिवोल्ट किया, शूटिंग वहाँ पे चालू कर दिया सिपाही ने, विद्रोह हो गया सिपाही के तरफ से। थर्ड नेटिव कैवलरी ऑलरेडी रिवोल्ट कर चुका था। जैसे ही रिवोल्ट हुआ, ब्रिटिश ने तुरंत 85 सोल्जर्स को डिसबैंड कर दिया और 10 सालों के लिए सजा सुना दिया। इसका रिजल्ट यह हुआ कि जो इंडियंस थे, जो इंडियन सिपाही थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स के प्रति द्वेष भावना और बढ़ गई। ये सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कहूँ कि ये फैट एक रीजन है तो जी नहीं, ये पिग फैट इज़ नॉट द ओनली रीजन, इसके पीछे और भी फैक्टर्स हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जो सिपाहीज हैं उनको प्रमोशन बहुत स्लो था, ऑफिसर्स के रैंक पे नहीं जा सकते थे। उसके अलावा रिलीजियस इंटरफेरेंस देखने को मिलता था। उसके अलावा पुअर ग्रेड पे, उसके अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसके बाद डिसबैंडमेंट ऑफ आर्मी। अवध में देखिए क्या किया गया। ठीक है, तो ये मेनली है। तो जब ये स्पार्क हो गया रिवोल्ट इस प्रकार से, तो उसके बाद में जब इंडियंस जिन लोगों को बंद कर दिया गया था सिपाहीज को, तो एक जो दूसरी थी आपको फोर्स, जो वहाँ पे जो उनके साथ साथी थे, उन्होंने उनको रिलीज़ कराया। ऑफिसर्स जो थे उनके ऊपर में चार्ज किया गया। ऑफिसर्स का यहाँ तक कि डेथ भी देखने को मिला है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस रिवोल्ट का, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये रिवोल्ट जो कि एक सिपाही से शुरू हुआ था, क्या वो सिपाही रिवोल्ट ही रह गया या ये रिवोल्ट आगे भी गया इन फ्यूचर? ठीक है, तो ये रिवोल्ट पे डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट व्यूज हैं, जो कि हम आगे चल कर के देखेंगे कि डिफरेंट स्कॉलर्स अपने क्या क्या व्यू देते हैं। लेकिन यहाँ पे बहादुर शाह जफर
बहादुर शाह जफ़र का मैं लिख देता हूँ, बहादुर शाह जफ़र का जो है इसमें शामिल होना, शुरू में ही वॉज रिलक्टेंट टू टेक पार्ट एज ए लीडर टू लीड दिस मूवमेंट, बट हम देखेंगे बाद में जाकर के बहादुर शाह जो है वो लीड करते हैं इस रिवोल्ट को, ऑल्दो ही वॉज वेरी ओल्ड एट दैट टाइम। एक एफिशिएंट लीडरशिप जो प्रोवाइड करना चाहिए था वो जफर नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, लेकिन ही वॉज द सिंबल ऑफ मुगल अथॉरिटी। ये क्या थे? मुगल अथॉरिटी के सिंबल थे। और जब ये मुगल अथॉरिटी के सिंबल हैं तो ये पूरा का पूरा इंडिया को यूनिफाई करने का काम करता है। उस समय में जितने भी थे, नाना साहेब क्यों ना हो, वो भी बहादुर शाह जफर के रूल को रिकॉग्निशन देंगे। ठीक है, तो दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ बहादुर शाह जफर गिव द मूवमेंट ऑल इंडिया कैरेक्टर। एम्फेसिस दे रहे हैं हम, क्या दिया इसको? ऑल इंडिया कैरेक्टर। तो अब एमसीक्यू में क्या देखने को मिलेगा कि वो स्टेटमेंट बना करके फिर पूछ लेंगे कि क्या ये कन्फाइंड टू सम स्पेसिफिक एरिया और क्या ये कन्फाइंड टू मतलब ऑल इंडिया कैरेक्टर था इस रिवोल्ट का। तो हमें ध्यान रखना इसका क्या था? ऑल इंडिया कैरेक्टर था। ठीक है, अब बात आता है कि जो हमारे रेबल्स थे, जो रेबल्स कौन थे? जो हमारे सीपॉइज थे, वो क्या चाहते थे? हमारे सीपॉइज जो थे वो क्या चाहते थे? वो उनका डिमांड क्या था? ठीक है ना, वो क्या चाहते थे? ठीक है, इस चीज़ पे अब हम लोग देखते हैं। तो ये हमें पता चलता है आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन से। किससे पता चलता है? जो ये आजमगढ़ का, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। ठीक है, पहला बात हमें ध्यान रखना है, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन किस चीज़ से रिलेटेड है? 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड है। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में बात किया गया था यूनिटी का, यूनिफाई करने का। क्या बात किया गया था? यूनिटी का, यूनिफाई करने का। जितने भी जमींदार का सेक्शन है, सिविल सेक्शन है, सिपाही का सेक्शन है, सबको यूनिटी करो, सबको यूनिफाई करो, एक इंडिया बनाओ इस टाइम पर। ठीक है, सबको एक करके ब्रिटिशर्स को ड्राइव करो और यहाँ से उनको निकालो। ये हमें किससे पता चलता है? आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन से पता चलता है। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करता है। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करता है। ठीक है, ये कहता है कि जितने भी इन्फ्लुएंशियल वर्ग हैं उस टाइम पे, जितने भी इन्फ्लुएंशियल सेक्शन हैं, उन सबको एक साथ लेकर के आओ, एक मोर्चा खोलो ब्रिटिशर्स के खिलाफ और उनको निकालो यहाँ से। ठीक है, बदले में ये क्या कहते हैं? ये कुछ प्रॉमिसेस भी देते हैं। ये कुछ प्रॉमिसेस भी देते हैं कि अगर ऐसा हुआ, हम सब एक आए, ब्रिटिशर्स को ड्राइव किए, तो हम जो जमींदार हैं उनको जमींदारी राइट्स दे देंगे। इससे क्या होगा? जमींदार सपोर्ट करेंगे। जमींदार जो है सपोर्ट करने के लिए एक कुछ वर्ग आएंगे। देखिए, अपने तरफ से आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में कोशिश किया गया था कि सबको साथ लिया जाए, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो राजा हैं वो साथ नहीं आएंगे, बड़े बड़े जमींदार साथ नहीं आएंगे, एक स्मॉल सेक्शन ऑफ जमींदार जो है उसको सपोर्ट करेगा। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया से ड्राइव करने की भी बात करता है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज उस टाइम पे रिलीजियस कन्वर्सन इंडिया में कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस टाइम पे एक और बात है कि क्या इतना कुछ सिपाही कर रहा है? क्या ब्रिटिश हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है? क्या ब्रिटिश कुछ नहीं कर रहा है? ठीक है, तो जी नहीं, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। ब्रिटिश अपने तरफ से सब कुछ कर रहा है, लॉज ला रहा है। मैं बात करूँ रिप्रेसिव लॉज लेकर के आया, रिप्रेसिव लॉ जैसे कि मार्शल एक्ट लेकर के आया। जो ऑर्डिनरी ब्रिटोन्स हैं, ऑर्डिनरी जो ब्रिटोन्स हैं, ब्रिटोन्स कौन? जो ब्रिटेन के लोग जो इंडिया में रह रहे थे उनको ब्रिटोन्स कहा गया। ऑर्डिनरी ब्रिटोन्स को भी इंडियन को पनिश करने का पावर दे दिया गया, ऑर्डिनरी ब्रिटोन्स को भी। और ब्रिटिशर्स ने 50,000 रुपया उस टाइम पे खर्च किया हिंदू और मुस्लिम के बीच में इन गल्फ क्रिएट करने के लिए, दोनों में झगड़ा को बढ़ाने के लिए बरेली में ये 50,000 रुपया खर्च किया गया है। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, पहला बात हम करते हैं इसका पार्टिसिपेशन में बात करूं। हमने ये देख लिया कि हाँ, इसका ऑलमोस्ट ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, कि ऑल इंडिया हो, लेकिन हमने देखा शुरू में कि साउथ इंडिया में इसका पार्टिसिपेशन नहीं है। जो प्रिंसेस हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, जो
पीजेंट सेक्शन है उनका बिल्कुल सपोर्ट देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू टैक्सेस दे रहे थे, इतना ज़्यादा परेशान थे कि ये जो था वो बिल्कुल सिपाही के साथ में रहेंगे और ये उनके साथ में इस लड़ाई का पार्ट भी बनेंगे। ठीक है, आर्टिसंस, लेबर, जो भी छोटे तबके से आते हैं वो देखने को मिलेगा उसका पार्टिसिपेशन हमको अच्छा खासा। और यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा पीजेंट्स जो हैं वो जो लैंड का रिकॉर्ड होता है, जो जमींदार्स का, जो बिग जमींदार्स के, उसको जलाया इन्होंने। ठीक है, ये भी देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे जो बिग जमींदार्स थे ये क्या थे? लॉयल टू ब्रिटिश थे। क्या थे? लॉयल टू ब्रिटिश थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। अब हम देखते हैं इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स के बारे में हम बात करते हैं, जो कि फेवरेट है यूपीएससी का, जिस पे कई बार पूछता है इम्पोर्टेंट लीडर्स के ऊपर में। तो यहाँ पे डिफरेंट लीडर्स हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले दिल्ली। दिल्ली में क्योंकि ये सेंटर ऑफ रिवोल्ट रहा है, बहादुर शाह जफर द मुग़ल एम्परर जो है वो यहीं पे थे दिल्ली में। तो यहाँ पे जो है दिल्ली में जनरल बख्त खान और बहादुर शाह जफर देखने को मिलेंगे। बख्त खान जो था वो जनरल था, तो नाम यहाँ पे याद रखना है क्योंकि वो मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं कई बार, उनका आदत है यूपीएससी का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग दिल्ली के बाद हम लोग जा रहे हैं कानपुर के रीजन में। अगर हम देखें तो कानपुर के रीजन में देखने को मिलेंगे नाना साहेब और तात्या टोपे। कानपुर में कौन देखने को मिलेंगे? नाना साहेब और तात्या टोपे। यहाँ पे मैं तात्या टोपे के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ क्योंकि इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है, मैं आगे पीवाईक्यू में दिखाऊंगा आपको। तात्या टोपे जो है, बाद में जब ये रिवोल्ट आगे बढ़ता है, तात्या टोपे जब इनके ऊपर में खतरा मंडराता है तात्या टोपे के ऊपर में, तो ये जंगल में भाग जाते हैं गुरिल्ला लड़ाई लड़ने के लिए, गुरिल्ला वारफेयर के लिए। तो हम बाद में जाकर के देखेंगे कि एक जो इनके जो दोस्त होंगे यूँ कह ले, या एक इनके इंडियंस ही जो एक राजा थे लोकल वहाँ के, उन्होंने इन्हें पकड़वा दिया, इनको बिट्रे किया गया और बाद में जाकर के इनको एग्जीक्यूट किया गया। तो हम याद रखेंगे कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहेब याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बरेली। बरेली भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर था जहाँ से कि खान बहादुर गफ्फार खान थे। बिहार से हम याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कुंवर सिंह द जमींदार ऑफ जगदीशपुर। बिहार से कौन हो गए? कुंवर सिंह हो गए। ठीक है, कुंवर सिंह उस टाइम पे वो जगदीशपुर जो कि आरावारा का रीजन आज का आता है, उस रीजन के जमींदार हैं। बीपीएससी अधिकतर इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। झांसी में तो ये पता ही होगा आप सबको कि लक्ष्मीबाई इस रीजन में थी, झांसी वाले रीजन में। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्पेशल एम्फेसिस दे रहे हैं दो लोगों पे और देंगे। इस रिवोल्ट के जो दो इम्पोर्टेंट आदमी हैं, पर्सन हैं, जिस पे ज़्यादा हमको एम्फेसिस करना है, एक हो गए शाहमाल और एक हो गए मौलवी अहमदुल्ला साहब। मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, इनको द मौलवी विद द ड्रम भी कहा जाता है। द मौलवी विद द ड्रम, याद रखना इसको, मौलवी विद द ड्रम भी कहा जाता है। यूपीएससी इस पे इन पे 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। शाहमल का रोल है कि इन्होंने विलेज के जो हेडमैन हैं, डिफरेंट विलेज के, कहा जाता है कि 80+ विलेज के हेडमैन को इन्होंने मोबिलाइज किया था कि ब्रिटिशर्स को उठा के फेंकने के लिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक यूनिफाइड मोर्चा चलाने के लिए शाहमल का यहाँ पे हमको रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, इन्हों का एक और योगदान है कि ब्रिटिश का जो कम्युनिकेशन लाइन था, जो ब्रिटिश का जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन कर पा रहे थे, इन्फॉर्मेशन इधर से उधर ट्रांसमिट कर पा रहे थे, तो इन्होंने उसको भी ब्रेक किया, कम्युनिकेशन लाइंस को। ठीक है, ताकि ब्रिटिश का, क्योंकि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है ना, एक जगह से दूसरी जगह रिवोल्ट गया, इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो उधर ट्रूप्स को भेज दिया जाता था। तो ये रोकने के लिए शाहमाल ने इस चीज़ को, कम्युनिकेशन लाइन्स को काफ़ी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में बता दिया हमने कि इनको डंका शाह कहा जाता है, द मौलवी विद द ड्रम। एक और बात याद रखेंगे, मौलवी अहमदुल्ला शाह बैटल ऑफ चिन्हत जो है उसके ये पार्ट रहे हैं। बैटल ऑफ चिन्हत बड़ा इंपॉर्टेंट लड़ाई है क्योंकि अहमदुल्ला शाह ने ये जो हेनरी लॉरेंस है उसको दौड़ा के मारा था। और याद रखना है यहाँ पे हेनरी लॉरेंस हारा था, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेनरी लॉरेंस डिफीटेड, ठीक है ना, मौलवी अहमदुल्ला शाह के हाथों से। ठीक है,
तो इतना हमने डील कर लिया। अब हम जो आगे डील करेंगे, सबसे पहले इसके कुछ हम रीजंस देखेंगे कि इसके क्या रीजंस है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे इसमें बढ़ेंगे। अब इस रिवोल्ट का जो रीज़न है, मैंने यहाँ देखिए, मैंने इस पर कुछ क्वेश्चंस भी तैयार करके लाया हूँ मैं, ये CDS का, NDA का, UPSC का। तो पहले, इससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको ये बता देता हूँ, ये वाला जो है हमारा, कि सबसे पहले ये बात मैंने आपको बता दिया कि वो इनफील्ड राइफल जो ग्रीस कार्टिज था, जिसमें कि काव और पिग फैट था, ये देख रहे काव और पिग फैट, ये मेन रीज़न था जिसके चलते ये म्यूटिनी जो है इमीडिएट ट्रिगर किया इस चीज़ ने, इस म्यूटिनी को, ठीक है। अब यहाँ पे हम सावरकर के वर्ड्स में, जो सावरकर ने यहाँ पे लिखा है कि इट वाज नॉट मेयरली अ फाइट बिटवीन द इंडियन सीपॉयज एंड द ब्रिटिश ऑफिसर बट अ वार इन विच द इंटायर नेशन हैड राइजन अगेंस्ट फॉरेन रूल। ये सावरकर का बड़ा इंपॉर्टेंट व्यूज़ है, ठीक है ना। ये सावरकर इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहेंगे। सावरकर इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहेंगे सावरकर इसको, ठीक है। इसके कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, हम डील करने जा रहे हैं ये वाला सेक्शन, पॉलिटिकल फैक्टर्स इसके क्या क्या है, ठीक है। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स में देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि डलहौजी लेकर के आया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डलहौजी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू डिफरेंट जो किंगडम्स थे, जिनका अपना कोई मेल हायर नहीं था, मतलब कि उस किंगडम में कोई अब आगे राजा का अपना बेटा नहीं था जो उसको आगे बढ़ा सके, तो उस किंगडम को ये एनेक्स कर लेता था। और ये बात यहाँ ध्यान देना है कि वो लीगल हायर की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि अगर राजा ने किसी को, दूसरे को अगर वो लिया है, गोद लिया बच्चे को या किसी और को, वो कह दिया कि हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं पावर, तो वो अलाउ बिल्कुल डलहौजी ने नहीं किया। और इस तरीके से उसने सतारा को, झांसी को, नागपुर को, इन सब को अपने में मिला लिया। तो इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी था एक लार्ज सेक्शन में, क्योंकि जब राजा में नाराज़गी हो गया, प्रजा में नीचे नाराज़गी होगा, जो भी वहाँ के सिविल पॉपुलेशन है, ये हो गया एक। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस एक रीज़न है कि हैदराबाद, मैसूर को सब्सिडरी अलायंस लगा करके आर्मी को मेंटेन करने के नाम पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने लूटा, और फिर वो एम्पायर ब्रिटिशर्स के हैंड में फंस जाता था और वो उसको एनेक्स कर लेते थे। जैसे कि एनेक्सेशन ऑफ अवध, मिस गवर्नेंस के नाम पे अवध को अपने में मिला लिया, ठीक है ना। उसके बाद काफ़ी डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स इंडियन रूलर्स के को डिसरिस्पेक्ट, उनको इज्जत नहीं देना, उनको ह्यूमिलिएट करना, इंडियन कस्टम में इंटरफेयर करना। जैसे कि बहादुर शाह जफर के जो भी सक्सेसर थे, उनको रेड फोर्ट वैकेट करना पड़ा। अब देखिए रेड फोर्ट क्या है? रेड फोर्ट जो है वो सिंबल है मुग़ल पावर का, मुग़ल अथॉरिटी का सिंबल है, और उसको मुगल्स को रेड फोर्ट से बाहर निकाल दिया। जिन्होंने बनाया उन्हीं को निकाल दिया रेड फोर्ट से बाहर, क्योंकि ये मुग़ल का पावर सेंटर था, वहाँ से इनको निकाल दिया। इंडियन प्रिंसेस को एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इंटरनल अफेयर्स जो था उसमें कहने को तो सब मतलब वो जो सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत रहता था कि आपके इंटरनल अफेयर्स में हम दाखिल नहीं देंगे, जनरली हम फॉरेन अफेयर्स वगैरह कंट्रोल करेंगे, आप हमारे बिना परमिशन से ट्रेड नहीं कर सकते हो बाहर, ये सब था। लेकिन इंटरनल अफेयर्स में भी ये लोग जो है बिल्कुल वो करते थे, परेशान करते थे। यहाँ पे वो एक जो कहते हैं ना कि जो राजा है वहाँ पे एक कुछ ऑफिशियल्स को बिठा देंगे उनके दरबार में, और उसके थ्रू पूरा का पूरा जो है वो चलाया जाएगा, पूरा कार्यक्रम यहाँ पे, ठीक है। हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे इंडियन को नहीं दिया जाता था, जैसे कि आर्मी वगैरह में मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रमोशन नहीं था, इतने एम्प्लॉयमेंट नहीं थे, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में नहीं कर रहा था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तबाह हो चुका है इंडिया में। ब्रिटिशर्स धीरे धीरे पूरा उसको, इंडिया की इकोनॉमी को एकदम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलेगा। ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी लार्जली करप्ट था, इससे कौन सफ़र करेगा? कॉमन पीपल सफ़र करेंगे। आज भी अगर ब्यूरोक्रेसी करप्ट होगी तो कॉमन पीपल सफ़र करेंगे। उसके बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि आर्मी में मैं बता चुका हूँ कि इंडियंस को रेशियली इन्फीरियर समझा जाता था। पुअर पे, प्रमोशंस काफ़ी पुअर, न के बराबर, ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। इकोनॉमिक फैक्टर्स हम देखते हैं। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि मैं बताया, लैंड रेवेन्यूज़ जो है, ब्रिटिशर्स का लैंड रेवेन्यू इतने एक्सप्लॉयटेटिव था। ये परमानेंट सेटलमेंट जो कि आपको कॉर्नवालिस लेकर के आया था, कि पूरा एकदम आपको ज़मींदार के थ्रू पूरा का पूरा पीजेंट से ले लिया जाता था। पीजेंट्स वेयर एट द मर्सी ऑफ द जमींदार, ऐसा हालत हो चुका था। तो ये परमानेंट सेटलमेंट हो, रैयतवारी सेटलमेंट हो, महालवारी सेटलमेंट हो, ये महालवारी याद रखिएगा होल्ट मैकेंजी लेकर के आए थे, होल्ट मैकेंजी, ठीक है ना। ये परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस और रैयतवारी सिस्टम रीड मुनरो का आइडिया था ये, ठीक है ना।
उसके बाद में ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो हमारा था, जो हाथ से बनाया गया उद्योग जो हम कर रहे थे, वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। इंडियन इंडस्ट्री ख़त्म हो गया, यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसके चलते क्या होगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जो काम 5 लेबर कर सकता है वहाँ 8 लेबर उसी काम को कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमको देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, इसीलिए सारा का सारा देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं, पॉलिसी ऑफ डी, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे उद्योग थे वो सब भी खत्म हो गए थे। चीप मशीन मेड ब्रिटिश गुड्स फ्लडिंग इंडियन मार्केट मेकिंग लोकल प्रोडक्ट अनकम्पिटिटिव, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर के जाते थे, वहाँ से वो फिनिश्ड प्रोडक्ट इंडिया में भेजते थे। उससे क्या होगा, हमारा सामान बिल्कुल नहीं कॉम्पिटिटिव हो पाएगा, उनका सामान यहाँ सस्ता मिल रहा है, हमारा एक्सपोर्ट वहाँ पे एकदम ब्रिटिश में महंगा हो जाएगा, हम सामान नहीं बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, हम यहाँ पे ओवरऑल जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा उसमें हम निगेटिव पे जाएंगे। और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम देखेंगे कि आगे इन सारे चीज़ों को ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में दादा भाई नेहरू जी ने बिल्कुल पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में एक्सप्लेन किया है इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी हो गया, दादा भाई नेहरू जी इसमें दिखाया है कि इंडिया को कैसे एक कॉलोनियल इकोनॉमी के तौर पे यूज़ किया गया है, एक मार्केट के तौर पे यूज़ किया गया है, जहाँ से रॉ मटेरियल ले जाया गया, कॉटन, इंडिगो, जूट, साल्ट पीटर ले जाया गया, ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स को काफ़ी हाई सैलरीज पे किया गया। ये सब ड्रेन ऑफ वेल्थ का आपको देखने को मिलेगा। एक्सप्लेन किया है इसको दादा भाई नेहरू जी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक बुक में। उसके बाद अफगान वार को फाइनेंस करना, अब वार कहीं और लड़ रहे हैं ब्रिटिश और इंडियन पैसे से उसको फाइनेंस कर रहे हैं, इसका किस पे बर्डन पड़ेगा, इंडिया पे बर्डन पड़ेगा। एग्रीकल्चर इकोनॉमी कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा एकदम जॉब लॉस है, कम्प्लीटली आपको परेशानी है। एग्रीकल्चर में उतना जो लैंड है वो बिल्कुल अब उसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट ऑन जमींदार्स एंड लैंड ओनर्स पे बिल्कुल वो सनसेट क्लाउज करके जो था आपको, वो परमानेंट सेटलमेंट का पार्ट है ये सनसेट क्लाउज, जिसके थ्रू अगर एक निश्चित तारीख को उस सनसेट से पहले अगर नहीं दिया गया रेवेन्यू जो टोटल कलेक्ट करके, तो ज़मींदारी छिन जाता था। इससे ज़मींदारी सिस्टम का एक एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म सिस्टम भी शुरू हुआ है। ये क्या है, ये है कि ज़मींदार जो बड़े बड़े थे वो शहर जाके चले जाते थे, शहर में रह रहे हैं, और जो प्रजा है वो और जो बाकी है वो आपको जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक इंटरमीडियरी को लगा दिया है। तो यही जो इंटरमीडियरी है जो ज़मींदार के बदले में काम कर रहे हैं, छोटे ज़मींदार कर लीजिए, तो इसके चलते आपको एक एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म सिस्टम देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये सब कुछ रीजन था। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, वही कि सोशल हमारे कस्टम में वो करना, जैसे कि बेंटिक ने आकर के, बेंटिक साहब ने एवोल्यूशन ऑफ सती कर दिया। सही था ये, उस समय के हिसाब से देखे तो एक जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था उन्होंने वेहीमेंटली अपोज किया था इस चीज़ को, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस देख रहे थे इंडिया के अंदर में। वो जो आपको क्रिश्चियन मिशनरीज एजुकेशन देना, वुमेन के एजुकेशन जैसे कि उस समय में वो लोग प्रमोट करना चाह रहे थे, इन सब चीज़ों को, तो इंडियन सोसाइटी उस समय में इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी, ठीक है ना। तो इसीलिए उस समय में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ये चीज़ करना सही चाहते थे, बट उनके ये पॉजिटिव ना होकर के उनको और निगेटिव पड़ गया उनके ऊपर। ये देखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, बिल्कुल आगे जाकर के हम देखेंगे वुड्स डिस्पैच भी देखने को मिलेगा। टैक्सेशन एंड रिलीजियस, टैक्सेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी बिल्कुल इन्होंने टैक्स करना शुरू कर दिया था। तो ये सब कहीं ना कहीं, ये सब सारे के सारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स इन ट्रेडिशन एंड सिंबल, चेंज इन सोशल हायरार्की, ये सब कहीं ना कहीं जो है वो एक रीज़न है 1857 रिवोल्ट का। ठीक है, हमने रिवोल्ट देख लिया, हमने ब्रिटिश का रिप्रेशन का मैं बात करूँ कि ब्रिटिश ने जो सीरीज़ ऑफ लॉ लगा करके रिप्रेशन करने का कोशिश किया, जैसे कि मार्शल लॉ लाया गया, ऑर्डिनरी ब्रिटोन्स जो थे उनको पावर दिया गया कि इंडियंस को आप पनिश कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो फेमस जो रिवोल्ट सेंटर था वहाँ पे किस किस ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे योगदान दिया, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो कौन कौन थे। तो जो कानपुर का रीजन है ना, वहाँ पे कॉलिन कैंपबेल था। कानपुर के रीजन में कौन था, कॉलिन कैंपबेल थे। झांसी में कौन थे, तो झांसी में थे आपको ह्यूग रोज, ह्यूग रोज थे। याद रखिएगा ये ह्यूग रोज बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पे आगे जाकर के हम देखेंगे कि उन्होंने कोट भी किया था।
ये ह्यूग रोज ने बहुत अच्छा कोट किया था, पॉजिटिवली कोट किया था, समथिंग लाइक की कोट किया था, आई एम अनेबल टू रिकॉल, बट की सी इज़ लाइक सी इज़ द ब्रेवेस्ट अमॉन्ग द मैन, ठीक है ना, वो करके वो किया था, या सी वॉज द ओनली अमॉन्ग द वो ब्रेव मैन के ऊपर में इस टाइम पे लिखा था ह्यूग रोज ने। अच्छा, तो ये आपको ध्यान देना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पे जो झांसी था वहाँ पे ये ह्यूग रोज जो थे वो थे। दिल्ली एक क्योंकि सेंटर था तो यहाँ पे हमको पता रखना होगा। दिल्ली में थे आपको जॉन निकोलसन, दिल्ली में थे जॉन निकोलसन, और एक और थे जॉन निकोलसन के अलावा, इनका नाम है आपको हडसन। हडसन ने बहादुर शाह के जो बेटे थे उनको गोली मार के वहीं ख़त्म कर दिया था उनका कहानी, ठीक है। उसके बाद लखनऊ में हम देखेंगे कि हैवलॉक और कैंपबेल, ये दो लोग जो थे वो लखनऊ में थे। बनारस में कर्नल नील करके जो है वो कर्नल नील करके बनारस में थे, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये जो पूरा रिवोल्ट हुआ उसका रिजल्ट क्या देखने को मिला। सबसे पहला बात हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी में बोला, कंपनी का जो रूल था वो इंडिया में ख़त्म हो गया। अब जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन, उन्होंने डायरेक्ट टुक ओवर कर लिया अब इंडिया को। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत इन्होंने कहा कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर के आएंगे, जहां हम इंडियंस को धीरे धीरे पावर देंगे, इंडियंस को लॉ मेकिंग में लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और इन सब चीज़ों की बात किया। उसके बाद में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, जो कि आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था उसको ख़त्म कर दिया, और यहाँ पे एक आपको वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट बनाया। इनको एक 15 मेंबर का एक काउंसिल दिया कि अब आप इसके थ्रू यहाँ पे गवर्न कीजिए, ठीक है ना, एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल टू द डायरेक्टली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद में पील कमीशन लाया गया, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, पील कमीशन लाया गया। इसका काम था आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, चूँकि आगे ऐसा कुछ रिवोल्ट ना हो इसको रोकने के लिए इसी ने रेकमेंड किया था, जिसके चलते बाद में 2:1 जो हम रेशियो देखेंगे कि जो ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर्स का रेशियो वो देखने को मिलेगा, हमको 2:1 देखने को मिलेगा। और जो आर्टिलरी है, आर्टिलरी जो देखने को मिलेगा, एक्सक्लूसिवली आर्टिलरी हमको देखने को मिलेगा यूरोपियंस के कंट्रोल में आर्टिलरी हमको देखने को मिलेगा, उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन नहीं है। उसके बाद में रेड सी केबल को इंस्टॉल करेंगे ये लोग, ठीक है, रेड सी केबल, ताकि ब्रिटिश के बीच में और जो लंदन है और शिमला के बीच में तुरंत आपको कोई भी फ़ोन कॉल के थ्रू या उस टाइप से लिंक इस्टेब्लिश करना, ताकि इन्फॉर्मेशन ईजिली एक्सचेंज हो सके। उसके बाद विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन देखने को मिलेगा। विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858 में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे कि क्वीन विक्टोरिया कहेगी कि अब हम रिलीजियस फ्रीडम देंगे, इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, पॉलिसी ऑफ जस्टिस का बात करेंगी वो, प्रॉमिस ऑफ नॉट टू इंटरफेयर इन द रिलीजन और ये सब वगैरह, ठीक है। तो ये विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन, यह फिर से लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं। ये लॉर्ड कैनिंग के समय में ही ये सारा का सारा ये कहानी हुआ था। और लास्ट में जा कर के हम देखेंगे कि एक वाइट म्यूटिनी इस टाइम पे हुई थी। वाइट म्यूटिनी क्या है कि जब पावर को ट्रांसफ़र किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को, तो जो बहुत सारे जो इनके सिपॉइज थे, क्योंकि ये पावर ट्रांसफ़र के साथ साथ आर्मी भी ट्रांसफ़र की गई थी कंपनी की, तो बहुत सारे जो सिपॉइज थे वो इससे खुश नहीं थे, वो रिलीफ चाहते थे, रिलीविंग होना। तो फिर बाद में जा कर के बहुत सारा इस पर हड़ताल हो, हंगामा के बाद उन सब सिपॉइज को जो मर्जी से छोड़ना चाहते थे उनको छोड़ दिया गया कि आप अपना जा सकते हैं, ठीक है, कि आप अपना चले जाइए, आपको अगर नहीं रहना है सर्विस में तो। और आपको पॉलिसी ऑफ जो ब्रिटिश का जो पहले पॉलिसी था, जैसे ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैब, सब्सिडी अलायंस, उसको रिप्लेस करके अब पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन लाया गया। पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन मतलब अब इनको सबऑर्डिनेट करो, ठीक है, अपने नीचे करो और मिला करके रखो, अलग थलग करके, लेकिन ताकि ये आपस में ग्रुप ना बना सके, इसीलिए पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन को फॉलो किया गया। अब डिफरेंट व्यूज़ इस पर क्या हैं, थोड़ा उसको डील करते हैं।
डिफरेंट व्यूज़। उसके बाद हम डिफरेंट व्यूज़ के बाद जो है ना डिफरेंट व्यूज़ के बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन। तो डिफरेंट व्यूज़ में सबसे पहले तो सावरकर का व्यूज़ था कि जिन्होंने इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, ठीक है। उसके बाद हम रईस का एक फेमस हिस्टोरियन है, इसने कहा था वार ऑफ फैनेटिक रिलीजनिस्ट अगेंस्ट क्रिश्चियन, रीस ने ऐसा कहा। टी.आर. होम्स करके हैं, उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन और बारबेरिज्म के बीच में है। इन्होंने तो और ज़्यादा कह दिया कि ये लड़ाई जो है एक सिविलाइजेशन, जो ब्रिटिश एक सिविलाइजेशन है और इंडिया एक बारबेरिक सोसाइटी है, बारबेरियन है, उनके बीच में कह दिया कि ये एक लड़ाई है। टी.आर. होम्स ने ऐसा कहा था। मजूमदार, ये इंडियन हिस्टोरियन है हमारे ए.सी. मजूमदार साहब ने कहा कि नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को। क्योंकि इससे नाइदर फर्स्ट क्यों कहा कि ये फर्स्ट नहीं है? क्योंकि इससे पहले संथल रिवोल्ट हो चुका है, उसके बाद में आपको वो कोल म्यूटिनी हो चुका है 1831-32 में, बुद्धो भगत, कन्हो भगत, आपको नाम पता होगा। तो बहुत सारे पहाड़िया रिवेलियन हो चुका है, सन्यासी रिवेलियन। तो नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल, ये नेशनल नहीं है। क्यों नेशनल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे नेशनल नाम की फीलिंग नहीं आई है, एक कंट्री वाली फीलिंग नहीं है। सीप वाइज अपने लिए लड़ रहे हैं, उनका अपना अलग है। उसके बाद जो पीजेंट है वो अलग है, जो कुछ छोटे मोटे जमींदार है वो अलग है। तो यहाँ पे नेशनल वाली जो यूनिटी है वो नहीं है। तो नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी का कॉन्सेप्ट ही बहुत बाद में आएगा, तो आज़ादी का तो बात ही नहीं है, आज़ादी का बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। नॉर तो आज़ादी का यहाँ पे कुछ बात ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में हम देखेंगे कि मार्क्स, जो मार्क्स हैं वो मार्क्स कहेंगे इसको कि एक नेशनल रिवोल्ट है। कार्ल मार्क्स इसको एक नेशनल रिवोल्ट के तौर पे कहेंगे कि ये जो 1857 का लड़ाई है, ठीक है। और लास्ट में एक व्यूज़ है आपको जेम्स आउटरैम और विलियम टेलर का, जो कि इसको क्या कहेंगे, ये एक हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है। क्या कहेगा? वो कहेगा कि हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसका कहानी था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू से क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं। द रिवोल्ट वॉज सपोर्टेड होल हार्टेडली बाय द एजुकेटेड इलाइट इंडियन एवरीवेयर। एजुकेटेड इलाइट ने होल हार्टेडली बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि हमने देखा था कि ये जनरली पीजेंट्स थे, इसमें सिपाही थे, इसमें सिपवाइज थे इसमें, लेकिन जो पढ़े लिखे तबका था उनका बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं था, ठीक है ना। तो ये गलत है। द डाइवर्स एलिमेंट विच टुक पार्ट इन द रिवोल्ट वेयर यूनाइटेड बाय द हेट्रेड, बिल्कुल हेट्रेड था सबका किसी न किसी रीजन से ब्रिटिश रूल, ये सही है। द रोल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द रिवोल्ट वाज एक्नॉलेज्ड बाय मैनी इंक्लूडिंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स, बिल्कुल वो हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी कह ही रहे हैं, ठीक है ना, कि ये एक हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है। वो जेम्स आउटरैम और विलियम टेलर कह रहा है। तो बिल्कुल वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक साल थे वो लोग। और मैंने शुरू में ही बताया था कि रिवोल्ट डिड नॉट स्प्रेड टू साउथर्न इंडिया, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो गया यहाँ पे ए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बहादुर शाह जफर? ये देखिए एनडीए का क्वेश्चन है ये। द रेबल्स ऑफ 1857 प्रोक्लेम्ड देयर लॉयल्टी टू हिम, बिल्कुल ये ऑल इंडिया कैरेक्टर देना, सब लोग, नाना साहेब ने भी कहा था कि बहादुर शाह जफर हमारे लीडर होंगे। ही वॉज किल्ड बाय लेफ्टिनेंट हडसन, गलत लिखा हुआ है, बिकॉज इनको रंगून भेज दिया गया था, ठीक है ना, और इनके बेटे को मारा गया था। तो ये जो है हमारा यहाँ पे नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए काउज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? ये फिर से पूछ रहा है, नॉट ए काउज। द रूमर दैट ब्रिटिश मिक्स्ड द बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स, बिल्कुल काउज और पिग्स के बोन डस्ट को कहते थे, आटा के साथ मिक्स कर दिया गया और उसको मार्केट में बेच रहा है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा भी था कि रिलीजियस इंटरफेरेंस कर रहे हैं रिलीजन के डिफरेंट चीज़ों में, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, धर्म में विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रीजन है। द प्रोफेसी दैट ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड ऑन द सेंटेनरी, मतलब शताब्दी ऑफ बैटल ऑफ पलासी, हाँ ये ऐसा था कि मतलब 1757 में पलासी हुआ था, माना जाता था कि 1857 में ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा, तो ये भी सही है। पॉपुलर डिसकंटेंट विथ ब्रिटिश रूल, ये भी ठीक है। द प्रोफेसी दैट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल विल लीड टू एंड ऑफ कलयुग, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये हमारा आपको ये गलत है, तो यही हमारा आंसर नॉट करेक्ट पूछ रहा है।
इन दिस इंस्टेंस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोहम्मदन अगेंस्ट द हिंदूज। यस, ये 1857 रिवॉल्ट के टाइम पे कहा गया था, एचिसन ने कहा था ये बात। ठीक है, एचिसन कमीशन भी है, आगे हम पढ़ेंगे आगे वाले क्लासेस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाई द रिवोल्ट ऑफ 1857। झांसी बिल्कुल लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर में कुंवर सिंह द जमींदार ऑफ जगदीशपुर, लखनऊ में हजरत महल थी, चित्तौड़ में बिल्कुल नहीं, राजपूत राजा ने सपोर्ट नहीं किया था। हमको नॉट पूछा है तो ये हमारा आंसर हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन मैंने बिल्कुल बताया है कि द डिक्लेरेशन बाय द रेबल्स ऑफ 1857, बिल्कुल। और ये कह रहा है रिवोल्ट ऑफ 1942 का कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, तो 2 इज नॉट करेक्ट। आगे चलिए। Who among the following was known during the days of revolt 1857? डंका साहब, मैंने पहले भी कहा था, मौलवी विद द ड्रम, मौलवी अहमदुल्ला साहब। With reference to the revolt of 1857, who of the following was betrayed by friend? तो yes, it was तात्या टोपे who was betrayed by a friend. Which of the following statement about Maulvi Ahmadullah Shah, who played an important part in the revolt of 1857 is या are correct पूछ रहा है। He was popularly known as डंका साहब, मौलवी विद द ड्रम, बिल्कुल। देख रहे हैं, फिर से पूछा सीडीएस ने। He fought in the famous battle of चिन्हत, जिसमें हेनरी लॉरेंस को हराया गया था, सही है। He was killed by British troops under the command of हेनरी लॉरेंस, गलत है ये, इन्होंने तो लॉरेंस को भागा भागा के मारा था, तो ये तो सही हो गया 1 और 2। Which of the following were the reasons for the failure of the revolt of 1857? ये 69th BPSC का है। The military superiority, yes, ब्रिटिश मिलिट्री सुपीरियर थे, आर्टिलरी था, ट्रेंड थे वो लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से, कारतूस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था, धुआं करने को तैयार थे पूरा का तो पूरा ये लोग, तो ये सही है। द रेबल्स डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड प्रोग्राम, रेबल्स के पास बिल्कुल यूनिफाइड प्रोग्राम नहीं था, कोई कुछ चाहता था, कोई कुछ चाहता था, आपस में डिसकंटेंट था। देयर वॉज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल सही बात, आंसर इज सी। इस प्रकार हमने ख़त्म कर लिया। मैंने काफ़ी इसको क्विक में करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे इसको छोटा रखना था और क्विक करना था ताकि मैं मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर पाऊँ। बट अपने तरफ से मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को रखने का कोशिश किया, और सारे जो कुछ PYQ जो उस पर बेहतरीन आए हुए हैं वो भी मैंने कुछ कराया, चाहे बशर्ते वो सिविल सर्विसेज का हो, 69th BPSC का हो। ठीक है, तो आगे फिर मिलेंगे जल्द वीडियो में।